गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभिव्यक्ति की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, कल अपन ने सिंड्रोम्स की बात की थी। जो अपने 8 प्रकार के सिंड्रोम थे, जो एलोसोम और ऑटोसोम दोनों से होते हैं। तो अपन ने टोटल 8 प्रकार के सिंड्रोम की बात कर ली थी, ठीक है। तो जो पहले जो पिछले से अपनी जो पीछे ही क्लास थी, उस क्लास में एक क्लास में अपन ने बात की थी जो भी एलोसोम गुणसूत्रों से जो भी सिंड्रोम होते हैं वो सभी 4 प्रकार के सिंड्रोम बताए थे मैंने आपको। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ने बात की थी जो आपके ऑटोसोम गुणसूत्रों से, मतलब जो भी कायिक या समजात गुणसूत्रों से जो भी सिंड्रोम होते हैं उन सभी की अपन ने बात की थी, ठीक है। कल मैंने आपको पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, केट क्राई की तो अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। लेकिन जो पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम के बारे में, तीनों सिंड्रोम की अपन ने बेसिक बात की थी कि तीनों सिंड्रोम जो है उसमें कौन कौन सी जोड़ियां प्रभावित होती है, इनका गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बोला था इनके कैरेक्टर की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं एक बार आज की क्लास में थोड़ा सा बता देता हूं। जो अपनी ट्रिक थी वो आप पीछे की क्लास में देख लेना, ट्रिक जरूर देखना। अगर आप ट्रिक देखते हो तभी आपको ये तीनों सिंड्रोम है वो आएंगे। ऐसे मान लेना कि पीछे की जो क्लास है वो सिंड्रोम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे की जो 2 क्लास है वो सिंड्रोम के लिए, बस उसको देख लो आप। बाद में आज जो बात करूंगा वो उसी से आई है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये तो थ्योरी है, वैसे वो कैरेक्टर लिख रहे हैं अपने को कि कैरेक्टर क्या है इनके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की। मैंने आपको वहां पर कल जो क्लास है उसमें बताया था मैंने कि आपको 13, 18 और 21 याद करना है। 13 को पटाया, 18 तक ऐड किया और 21 तक उसकी कंडीशन क्या हो गई, डाउन हो गई। ये अपनी ट्रिक थी और वो ट्रिक कैसे बताई थी मैंने वो आप उस क्लास में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इनके कैरेक्टर्स की और एक इनकी बार बॉडी की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना, ऑटोसोम व कायिक से या कायिक गुणसूत्रों से होने वाले जो भी सिंड्रोम है वो 4 प्रकार के हैं। एक पटाउ है, एक एडवर्ड है और एक डाउन है, ठीक है। और एक केट क्राई था या क्राइडू चैट था, ठीक है। क्राइडू चैट या केट क्राई की मैंने बात कर ली थी, कल की क्लास में बात कर ली थी। हालांकि इन तीनों की बात कर ली थी, इधर 3 और उसकी 4 की बात की थी। लेकिन उसके कैरेक्टर की बात हो गई, उसकी बार बॉडी सब, उसके 2n इक्वल कितना होते हैं उसकी बात हो गई थी। इसकी अपन तीनों की बात कर रहे हैं। देखो, मैंने वहां पर आपको बोला था कि 13वीं जोड़ी पर 13 को पटाया बोला था। तो 13 मतलब ऑटोसोम जो गुणसूत्र है वो कौन से हैं? ऑटोसोम जो गुणसूत्र है ये होते हैं आपकी 22 जोड़ी, ठीक है। 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम बोलते हैं। तो 22 में से यहां कौन सी जोड़ी प्रभावित होगी, यहां कौन सी हो रही है, यहां कौन सी, बस यही तो अपना क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आने वाला है। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गुणसूत्रीय प्रारूप पूछेगा, ठीक है। तो देखो, 13 को पटाया, मैंने आपको वहां से बोला था 13 को पटाया मतलब 13वीं जोड़ी प्रभावित होती है। पटाया मतलब पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो 13वीं जोड़ी पर एक एक्स 13वीं जोड़ी पर यदि एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो प्रत्येक जोड़ी पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसीलिए 23 पर कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। तो 13वीं जोड़ी पर होते कितने हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था पहले एक एक थे, अब 2। पीछे क्लास देख लेना, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 13वीं जोड़ी पर यदि ट्राइसोमी हो जाए, और मैंने आपको बोला था ट्राइसोमी मतलब 3 हो गए, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 थे पहले प्लस 1 और हो गया, अब कितने हो गए, 3। 3 होते ही अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। 13वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो जाए तो वो कौन सा सिंड्रोम होगा? ऐसे बच्चे किस सिंड्रोम से ग्रसित होंगे? पटाउ सिंड्रोम से। पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में, दोनों में। ऐसे नहीं कि स्पेशल मेल में, ये दोनों में हो सकता है, ध्यान रखना। अपन ने पीछे बात की थी सुपर मेल, सुपर फीमेल, वो नाम से पता लग जाएगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम वो वहां से आपको बताया था मैंने, वैसे याद करना, ठीक है। ये दोनों के अंदर होते हैं।
तो 13वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो जाए तब क्या हो जाएगा उसको पटाऊ, मतलब कौन सी जोड़ी प्रभावित होती है, 13वीं जोड़ी क्या हो जाए, ट्राइसोमी हो जाए। गुणसूत्रीय प्रारूप पूछे तो देखो साधारण का 44 प्लस एक्स एक्स महिला और 44 प्लस एक्स वाई क्या होता है पुरुष। तो आपको 23वीं जोड़ी से तो कोई मतलब नहीं है, 23वीं जोड़ी है, ठीक है, 23वीं जोड़ी से आपको कोई मतलब है नहीं, तो 23वीं जोड़ी से नहीं है तो फिर कौन सी जोड़ी से है, अपने को जोड़ी से जो आपकी 22 जोड़ी है इनमें से एक जोड़ी कौन सी है, 13वीं। तो 13 को अपन अलग तो लिख नहीं सकते कि 13वीं जोड़ी पर कुछ प्रॉब्लम अलग से तो यहाँ पर ड्रा कर नहीं सकते। तो अपने को क्या करना है, एक बढ़ाए तो पहले 44 थे, यहाँ कितने कर दिए 45, और 45 एक्स एक्स महिला का हो गया और 45 एक्स वाई किसका हो गया, पुरुष का। तो टोटल कितने हो गए देखो 45 से 46 और 47। एक फिक्स याद रखना कि पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम तीनों के अंदर एक एक बढ़ता ही है, तीनों के अंदर ट्राइसोमी होती है। 2n इक्वल तीनों में कितने होते हैं, 47 होते हैं, ठीक है, यहां 47 हो गए। अब देखो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वो कुछ ही माह तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इनका जो लाइफ साइकिल होता है आप लगभग बोल सकते हो कि 4 माह के आसपास होता है, ठीक है, मतलब ये कुछ ही दिनों तक क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर देखो, मांसपेशियां कमजोर होती है, मसल्स का आप बोल सकते हो प्रॉपर विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, मांसपेशियां इनकी कमजोर होती है। हार्ट में इनके छेद हो सकता है, ठीक है, इनके हार्ट में छेद होना भी एक इनका कैरेक्टर है, ठीक है। इनमें मेंटली डिसऑर्डर भी होता है, मेंटली रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, मानसिक कमजोरी भी इसके अंदर होती है, ठीक है। और मांसपेशियों का कम विकास अभी बताया था मैंने आपको, मांसपेशियों मसल का क्या होता है, कम विकास होता है, ठीक है। ये होते हैं इसके कैरेक्टर। या आप बोल सकते हो कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका लाइफ साइकिल भी क्या होता है, कम होता है, लगभग 4 माह का होता है, ठीक है। तो पटाऊ सिंड्रोम में आपको यही क्वेश्चन आने वाले हैं और यहां से कोई क्वेश्चन नहीं देगा। नेक्स्ट देखना एडवर्ड सिंड्रोम 13 को पटाया, 18 तक ऐड किया, 13वीं वहां पर पटाऊ में हो गई, 18वीं जोड़ी से ऐड किया, 18 तक ऐड किया, ऐड से एडवर्ड सिंड्रोम। तो 18वीं जोड़ी पर लिखा हुआ है गुणसूत्रों की, ऑटोसोम गुणसूत्रों की 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो जाए, ट्राइसोमी वापिस वही बात 2 + 1 बराबर कितने हो गए 3, 2 तो होते ही है प्रत्येक जोड़ी पर, एक जोड़ दिया, एक यहां पर बढ़ते ही कितने हो गए 3, और 3 होते ही किसकी बात आ जाती है, ट्राइसोमी। तो 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो जाए तो उसको कौन सा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है उसका गुणसूत्रीय प्रारूप भी यही होगा, यहां पर भी आप यही करोगे, तीनों का गुणसूत्रीय प्रारूप सेम है, ध्यान रखना कोई चेंज नहीं होगा। लक्षण पे आ जाओ सीधे। ऐसे जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उनका जो वजन होता है वो क्या होता है, कम होता है। जन्म के समय शिशु के वजन में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। इनके शरीर में एक्स्ट्रा चाहे कोई भी अंग की बात कर सकते हैं, शारीरिक विकास कंप्लीट नहीं होता, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उन बच्चों के शारीरिक या शरीर में और अंगों में भी दोष हो सकता है, और अंगों का ये हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाए, या आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। शारीरिक विकास नहीं होगा, अंगों में दोष होगा, शरीर के किसी अंग में भी दोष हो सकता है, और जन्म के समय इनमें क्या होगी, वजन में सामान्य शिशु की तुलना में वजन में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। 2n इक्वल यहां पर भी 47, यहां पर भी 47 और यहां पर भी 47। नेक्स्ट है जो डाउन के अंदर, देखो ध्यान रखना डाउन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूछे किसी का, अपने को तो सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम है वो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा माना जाता है कि डाउन सिंड्रोम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये देखो, पहले तो अपन जोड़ी की बात कर लेते हैं, इधर 18 है तो मैंने उसके बाद जस्ट ट्रिक में बात की थी कि अलग अलग हो जाने के कारण 13 को पटाया, 18 तक ऐड किया और उसके बाद में इतना ऐड कर दिया कि दोनों अलग अलग हुए, और अलग अलग हो जाने के कारण
जैसे ही वो अलग हुए तो दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, डाउन हो गई, ठीक है, कंडीशन डाउन हो गई, ठीक है, 21 तक उनकी कंडीशन डाउन हो गई। 21वीं जोड़ी पर डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, 21वीं जोड़ी पर दो होते हैं, +1 करो, +1 करते ही ट्राइसोमी होगी, और ट्राइसोमी होते ही किससे ग्रसित हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम से। 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब वापिस वही 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 होते ही ट्राइसोमी बोल देंगे। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किस सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम से। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनका गुणसूत्रीय प्रारूप सेम वही रहेगा, वही 47 गुणसूत्र, ठीक है। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनका मानसिक विकास कंप्लीट नहीं होता है, मतलब वो मंद बुद्धि के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, कम होता है। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होंगे उनमें सीखने, समझने, सोचने की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब आप बोल सकते हो मेंटल रिटार्डेशन टाइप ही हो जाएगा, उनका मानसिक विकास या मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं होता। ऐसे बच्चे जो इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उसे अपन मंगोलिया मूर्ख या मंगोलिज्म बच्चे भी कहते हैं, ठीक है। तलवे और जो तलवे होते हैं और जो हथेली होती है, इनकी जो स्किन होती है वो सामान्य बच्चे की तुलना में इनकी क्या होती है, मोटी होती है, और इनमें हार्ट संबंधी कुछ विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तीनों की बात हो चुकी है। अब मैं डाउन सिंड्रोम की एक स्पेशल बात कर रहा हूं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, वैसे सिंड्रोम जो होते हैं वो क्यों होते हैं। बेसिक अपन सामान्य बात कर रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा डाउन सिंड्रोम प्रचलित है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा ये होता है, ठीक है। लेकिन सिंड्रोम होंगे क्यों, अपन तो डाउन सिंड्रोम की बात कर लें। ये सभी सिंड्रोम सिंड्रोम क्यों पैदा होते हैं, क्या सिंड्रोम सामान्य किसी व्यक्ति में हो सकते हैं, हालांकि हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंड्रोम सबसे ज्यादा कब होते हैं। तो देखो सिंड्रोम का फिक्स एक सिस्टम होता है कि सिंड्रोम ऐसे बच्चों में सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे बच्चों में सबसे ज्यादा होते हैं जिनके माता पिता अपनी संतान को अधिक एज में करते हैं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे माता पिता जिनके बच्चे, या ऐसे महिला पुरुष या ऐसा जोड़ा जिनके बच्चे अधिक एज में होते हैं, उनमें सिंड्रोम होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप ध्यान रखना, ज्यादा उम्र में बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें साइड इफेक्ट, मतलब आप बोल सकते हो ऐसे डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो ज्यादा एज में बच्चे पैदा ना किया जाए, ठीक है। तो अधिक उम्र में बच्चे पैदा करने से ऐसा होगा। ये है अपने ये 3 सिंड्रोम, और इसके अलावा मैंने केट-क्राई सिंड्रोम, क्राई-डुचेट बताया था, और उसमें 5वीं जोड़ी प्रभावित होती है, और उसका मुख्य लक्षण ये होता है कि स्वर यंत्र का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाने के कारण ऐसे बच्चों के अंदर जो जब रोएंगे तो उनकी जो चिल्लाने की या रोने की जो आवाज आती है वो कैट या बिल्ली के समान होती है, ठीक है। ये है आपके सिंड्रोम। और सिंड्रोम से पहले आनुवंशिक रोग हुए थे, अपने आनुवंशिक रोग और सिंड्रोम है वो अपने हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट जो अपना रोग था वो था, एक था असंक्रामक, एक था संक्रामक, एक थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक थी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपकी, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं नहीं पूछते, क्योंकि सबको पता रहता है कौन से संक्रामक रोग होते हैं। देखो, ऐसे सभी रोग, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, ऐसे सभी रोग जो एक व्यक्ति से, या ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उनका पैथोजन जा सकता है, वो सभी रोग कौन से रोग कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज
कहलाती है। ठीक है, बोला आप बोल सकते हो कि जैसे कोरोना की बात कर लें तो कोरोना है वो अगर मेरे अंदर है तो मेरे पास वाले में जा रहा है, आपको पता है अभी अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर है तो मेरे से वो दूसरे में भी जा सकता है। ठीक है, तो मेरे से दूसरे में पहुंच रहा है मतलब वो कैसा है, संक्रामक आप बोलोगे, वो संक्रामक रोग है। जैसे टीबी को ले लो, अगर मेरे अंदर टीबी है तो जो मेरे आसपास है उन सबको टीबी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि उनको होगी कंफर्म, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा तो मेरे बोलने से जो या छींकने से या खांसने से जो एरोसोल की बूंदें बाहर निकलेगी तो उसके थ्रू वो बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुंच सकता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सभी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग। या इसकी अच्छी जो बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है, जैसे पूछ ले कि संक्रामक रोग में पैथोजन होते हैं, पैथोजन आपको बताइए रोग पैदा करने वाले कारक। तो देखो ऐसे सभी रोग, ऐसे रोग जिनमें पैथोजन के रूप में, जिनमें पैथोजन के रूप में जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ ये होते हो, वो रोग कौन से रोग कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि इनके अंदर पैथोजन क्या होंगे, तो आपको पूछ ले कि संक्रामक रोग में पैथोजन क्या होता है। पैथोजन अपन बोलते हैं रोग पैदा करने वाले। ठीक है, रोग पैदा करने वाले कारक जिससे रोग पैदा होते हैं, तो वो जो होते हैं या तो होगा जीवाणु, या फिर होगा वायरस, या फिर होगा कवक, या फिर होगा वो प्रोटोजोआ। तो ऐसे रोग जिसमें जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ पैथोजन होते हैं वो कौन से रोग कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब संक्रामक रोग में से अपन सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो करेंगे वायरस वाले रोगों की। तो पहले अपन करेंगे वो करेंगे वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग, देखना वायरस से होने वाले जितने भी रोग होते हैं, वैसे तो बेसिक बात की जाए तो वायरस से बहुत से रोग होते हैं जिनकी अलग अलग ट्रिक्स बनी हुई है याद करने के, लेकिन वो ये जैसे बेसिक अपन राजस्थान पुलिस वगैरह इनकी बात करें तो आपको क्या वहाँ इतना नहीं याद करना पड़े, तो आपको वहाँ ट्रिक से भी याद करे तो अपने इजी रहेगा। जैसे पूछ ले निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होने वाला रोग है, तो वायरस से होने वाले रोग आपको ट्रिक से याद हो जाए तो वहां पर इजी रहता है कि ये वायरस से होता है। और मैं जहां तक मानता हूं ट्रिक, यहाँ पर बहुत से रोग है तो अलग अलग ट्रिक, कितनी ट्रिक आप याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप उसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो वैसे तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो कॉमन ट्रिक है, वैसे तो बहुत सी ट्रिक्स होती है लेकिन जो कॉमन सबसे इजी याद हो जाती है। देखना एक ट्रिक्स होती है जो वायरस के लगभग रोगों को कवर करती है, बाकी रोग को मैं साथ में लिखूंगा जो आपने पढ़ी होगी। देखो एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ये एक ट्रिक होती है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, पीछे को अपन एक नाम देंगे यहां पर पोएचे, पीछे को बोल देंगे पोएचे। अब देखो वैसे लगभग रोग है वो इससे आ जाते हैं, बाकी रोग जो नए नए जो रोग हैं उनको अपन एक्स्ट्रा लिख लेंगे। देखना सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रे से। रे से हो गया आपका रेबीज, उसके बाद आता है ख, ख से हो गया खसरा, मिजल्स भी बोलते हैं इसे। उसके बाद आ गया है हर्पीज, उसके बाद में मेनिनजाइटिस,
या इसे बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ही से हिपेटाइटिस, उसके बाद टे से ट्रेकोमा, करके को छोड़ दो, आ जाओ पो पे। पो से होता है पोलियो, जो रीट लेवल फेस्ट के अंदर स्पेशल दिया गया है और पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं पहले रीट लेवल जो फेस्ट है उनके जो रोग है वो स्पेशल दे रखे हैं, तो रीट लेवल फेस्ट के रोगों को मैं अलग से एक ही क्लास में साथ ही करवाऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि रीट लेवल फर्स्ट में कौन कौन से रोग है। रीट लेवल सेकंड में स्पेशल रोग का वैसे नहीं दिया गया है कि ये एक स्पेशल रोग आएगा, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में बहुत ही सिंपल सिलेबस है आपका, बहुत छोटा सिलेबस है और फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो पिछली बार पोलियो से क्वेश्चन पूछा था, तो अब अगर 2-3 रोग एक्स्ट्रा है तो कहीं से भी कोई से रोग से क्वेश्चन तो कंफर्म एक रोग से आने वाला है, तो किसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो रीट लेवल फर्स्ट को मैं साथ ले लूंगा, और रीट लेवल सेकंड है वो तो चल ही रहा है। रीट लेवल सेकंड में तो कंप्लीट रोग होंगे ही, उसमें फिक्स नहीं है कि यही रोग होगा, ठीक है। पोलियो से हो जाए, पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाता है एड्स, जो रीट लेवल सेकंड में क्वेश्चन पूछा आता है। पिछली 2 रीट में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन एड्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चे से होगा चेचक, छो से होता है छोटी माता, इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, इसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डे से डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गे से हो जाएगा गलसुआ, जिसे अपन मम्स भी बोलते हैं, या इसे कनफड़ा भी बोलते हैं, वो अपन जब पढ़ेंगे एक एक को बात कर लूंगा मैं। उसके बाद ई आ गया, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा देखो, ये जो है ये तो आ गया आपके ट्रिक से बेसिक, ये तो ट्रिक से आगे रेखा हमें हिट करके पीछे या पोचे छोड़ गई, ये तो आपके ट्रिक से आगे। इसके अलावा जो जितने भी एक्स्ट्रा रोग है वो मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो जो रोग है वो कौन कौन से रोग होंगे देखना। एक अपन बात करेंगे स्वाइन फ्लू, एक होगा आपका बर्ड फ्लू, एक होगा आपका इबोला वायरस, एक जो होगा पिछली साल आया था निपाह वायरस। यहां से क्वेश्चन नहीं बना अब तक, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा नहीं है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया, उसके बाद अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, कोरोना वायरस। देखो स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, एक आपका हो गया जीका वायरस। जीका वायरस देखो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, निपा वायरस, चिकनगुनिया, ठीक है, कोरोना वायरस, जीका वायरस, और एक होता है आपका येलो फीवर। येलो फीवर या पित्त ज्वर, पित्त ज्वर, या तो येलो फीवर बोल दो या इसको क्या बोल दो, पित्त ज्वर, ठीक है। ये जितने भी आपको रोग दिख रहे हैं ये सभी के सभी कौन से रोग है, ये सभी के सभी वायरस से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। वायरस से होने वाले जितने भी रोग है वो सभी के सभी कौन से, ये रोग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा कवक। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है पहला कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित है, कौन सा कवक जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। ये तो लो से लो लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आएगा तब तो आप यहां से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं यहां से एक एक रोग की बात कर रहा हूं, एक एक रोग लेके चलेंगे।
आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रोग कौन सा है जिसको सबसे पहले पढ़ा जाए? देखो, सबसे पहले मैं उन रोगों की बात कर लेता हूं जो आपके सिलेबस में स्पेशल दिए गए, जो रीट लेवल फर्स्ट में स्पेशल दिए गए हैं, ठीक है, या जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं उन सभी रोगों को पहले लेके चल रहा हूं। तो पहला मैं रोग ले रहा हूं डेंगू, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट में दिया गया है, आपका डेंगू भी दिया गया है, ठीक है। वहां पर आपका अभी मैंने बताया था पोलियो भी स्पेशल दिया गया है, ठीक है। और प्रोटोजोआ के और कवक के रोग भी वहां पर दिए गए, ठीक है। जैसे मलेरिया भी वहां पर इंपॉर्टेंट है, देखना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं डेंगू को। सबसे पहले बात करेंगे अपन डेंगू की, और डेंगू का एक और नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को अपन बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक बात कि डेंगू है वो किसके कारण होता है, डेंगू के अंदर कौन सा वायरस होता है, मतलब कौन से वायरस से फैलता है, इसका वाहक कौन होता है, मतलब ये किसके द्वारा फैलता है, कि कौन उस वायरस को लाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको क्वेश्चन पहला यही मिलता है कि डेंगू का वाहक होता है, तो आप बोलोगे कि मच्छर होता है, लेकिन कौन सा मच्छर होता है, तो वो होता है एडीज मच्छर, ठीक है, जिसे अपन साहसी मच्छर भी बोलते हैं, बहुत ही साहसी किस्म का होता है, साहसी मच्छर भी बोलते हैं। लेकिन ये कौन से वायरस द्वारा होता है, तो ये फ्लेवी वायरस द्वारा होता है, ठीक है। जो आपका डेंगू है वो किस वायरस द्वारा, फ्लेवी वायरस द्वारा, ठीक है। और ये किस के द्वारा, मतलब वाहक अगर पूछे तो मच्छर के काटने से, कौन से मच्छर के, एडीज मच्छर के काटने से, फ्लेवी वायरस द्वारा ये होता है। देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डेंगू का वाहक। तो डेंगू जो रोग है इसका वाहक होता है एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। और एडीज मच्छर को अपन कौन सा मच्छर बोलते हैं, साहसी मच्छर भी बोलते हैं, ठीक है। एडीज मच्छर से होता है, एडीज मच्छर के काटने से ये होगा, लेकिन इसका वायरस कौन सा होगा, मतलब आप पैथोजन बोलोगे, वायरस है वो कौन सा होगा, तो इसका जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस होता है, वो होता है आपका फ्लेवी वायरस, ठीक है। फ्लेवी वायरस एडीज मच्छर के द्वारा होता है और फ्लेवी वायरस द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि कौन सा मच्छर और कौन सा वायरस। अब देखो, अगर मान लो किसी को डेंगू हो जाए, जैसे मान लो डेंगू हो गया है, बेसिक अपन बात करें, तो अगर उसको मान लो आज अगर मच्छर ने काटा है, तो कब ऐसा होगा कि उसके अंदर सिम्टम हो दिखने लग जाएंगे। तो वैसे जो इनका जो संक्रमण काल होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, इनका जो लक्षण प्रकट होने का जो टाइम होता है वो 3 से 5 दिन मानते हैं। लेकिन डेंगू भी क्या अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसमें 3 से 10 दिन भी हो जाते हैं। जैसे मान लो कि डेंगू के भी 3 टाइप होते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप होते हैं। तो उन तीनों टाइप में से जो डेंगू का जो सेकंड और थर्ड टाइप है, तो उसमें कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जो साधारण डेंगू होता है, इसे क्लासिकल डेंगू बोलते हैं। ये क्लासिकल डेंगू जो होता है ये 3 से 5 दिन में भी इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो डेंगू की अपन बात करें, डेंगू कितने प्रकार के होंगे, 3, और तीनों प्रकार की बात करेंगे। डेंगू के मच्छर की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। डेंगू का जो मच्छर होता है, ये जो मच्छर होता है वो हमेशा ऐसी जगह रहता है जहां पर या तो आप ऐसे बोल सकते हो, इसका जो टाइम होता है, जो सबसे ज्यादा फैलने का जो टाइम होता है वो होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। मतलब जिस टाइम आप बोल सकते हो कि एक तो बरसाती दिनों के अंदर ये सबसे ज्यादा फैलता है। तो टोटल अगर एक ईयर की बात की जाए तो डेंगू होने के सबसे ज्यादा जो चांसेस कौन से मंथ में होते हैं, तो वो होते हैं आपकी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। जुलाई से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा डेंगू फैलता है। डेंगू सबसे ज्यादा ऐसे माना जाता है कि ये शाम के समय
और सुबह के समय सबसे ज्यादा काटता है। एक डेंगू का मच्छर जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि ये जो मच्छर होता है वो ऐसे माना जाता है कि ये 2 या 3 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकता, या आप बोल सकते हो कि इसकी जो मोस्टली जैसे अपन खड़े हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पैरों में ही काटेगा, ठीक है। तो इसका जो वो इसकी एक फिट है कि इतनी फिट से ऊपर ये नहीं उड़ता। एक ये साफ पानी में, जैसे अपन ऐसे बात करें कि गंदगी के अंदर, गंदगी से मतलब नहीं है, एक साफ पानी में भी इसका ये सबसे ज्यादा रहता है। ये और मच्छर की तुलना में क्या होता है, थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए इसे कौन सा मच्छर बोल दिया, साहसी मच्छर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर किसी को डेंगू हो गया, बेसिक अगर डेंगू की बात की जाए तो अगर किसी को डेंगू हो गया तो सबसे पहले साधारण लक्षण क्या होंगे। अगर मान लो किसी को आज डेंगू हुआ है, आज अगर मच्छर ने काटा तो 2 या 3 दिन बाद में उसको ठंड के साथ बुखार होगा, मतलब उसको ठंड भी लगेगी और उसको क्या होगा, तेज बुखार होगा। और अगर वो सामान्य सर दर्द भी होता है, तेज बुखार भी होता है और ठंड भी लगती है, मतलब एक साधारण बुखार के से लक्षण उस टाइम प्रकट होते हैं। और अपनी जो बॉडी है, जैसे स्किन है, यहाँ पर रेड रेड कलर के रेसेज दिखने लग जाते हैं। ये तो है एकदम बेसिक बात की जाए, ठीक है। तो मैं तीनों टाइप की बात करूंगा। अगर यहाँ पर ध्यान रख लिया जाए तब तो वहां पर साधारण टेबलेट से घर पर ही इलाज हो सकता है। लेकिन इसके बाद अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो फिर क्या होती है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है डेंगू के अंदर वो होती है अपनी ब्लड के अंदर होती है प्लेटलेट्स, जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं या उसे रुधिर बिंबाणु भी बोलते हैं। जो रुधिर बिंबाणु होते हैं या प्लेटलेट्स होती है उनका शरीर में क्या काम होता है, तो आप ऐसे ध्यान रखो कि शरीर में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का नाम आपने सुना होगा। तो इनमें से जो रुधिर बिंबाणु होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है, प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वो अपने शरीर के किसी भी भाग में, या आप बोल सकते हो जैसे नाक से ब्लड आ रहा है, कान से ब्लड आ रहा है, ठीक है, मुंह से ब्लड आ रहा है, जबड़ों से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो ये होता है, इसे अपन बोलते हैं कि रुधिर का स्राव हो रहा है, ठीक है, रुधिर बाहर निकल रहा है। और रुधिर को बाहर निकलना, स्राव होने, या शरीर के आंतरिक भागों में या शरीर के बाहर से भी अगर स्राव हो रहा है, जैसे शरीर के आंतरिक भाग में कहीं पर भी अगर ब्लड, मान लो कि आपके ब्रेन में हो रहा है या और कहीं भी ब्लड अगर निकल रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं, रुधिर के स्राव को अपन बोलते हैं हेमरेज, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, कि वो तो एकदम सही था और अचानक ही उसको क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो उसमें प्लेटलेट्स प्रवाहित हुई है, उसको पता नहीं चला उसमें प्लेटलेट्स प्रवाहित हुई है और वो होने के कारण उसको क्या हुआ है, ब्रेन हेमरेज, ठीक है। तो हेमरेज की बात जहां पर आती है वहां प्लेटलेट्स की बात आती है। मतलब प्लेटलेट्स अपनी बॉडी में हेमरेज को रोकती है, इसलिए इसे एंटी हेमरेजिक कणिका भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये एंटी हेमरेजिक का मतलब है कि हेमरेज को रोकने का कार्य किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। तो डेंगू जिसको हो जाता है उसकी साधारण कंडीशन के बाद है उसकी प्लेटलेट्स डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही प्लेटलेट्स डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होती होती लगभग 40 से 50 हजार आ जाती है और वो कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और क्रिटिकल कंडीशन, उस कंडीशन में अगर ध्यान नहीं रखा जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाया जाए या प्रॉपरली उसका इलाज नहीं करवाया जाए तो उस व्यक्ति की प्लेटलेट्स डाउन हो जाने के कारण हेमरेज से उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये इसके सामान्य लक्षण है। और जिसको डेंगू हो जाता है प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण, उसमें जोड़ों के अंदर और हड्डियों में बहुत भयंकर पेन स्टार्ट हो जाता है और भयंकर पेन स्टार्ट हो जाने के कारण इसे अपन कौन सा बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं तीनों जो टाइप्स होते हैं उन तीनों टाइप्स की बात कर रहे हैं। आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखना यहां पर 3 टाइप की बात करूंगा मैं। डेंगू के प्रकार की बात कर रहे हैं, डेंगू के प्रकार, ठीक है। डेंगू के 3 प्रकार होंगे। एक होता है साधारण डेंगू, साधारण डेंगू, या इसे मैं बोल सकता हूं क्लासिकल, क्लासिकल डेंगू, ठीक है।
क्लासिकल डेंगू साधारण डेंगू होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीएचएफ बोल दो या डीएचएफ। इसका पूरा नाम होता है डेंगू। डी का मतलब डेंगू, एच का मतलब हेमरेजिक और एफ का मतलब फीवर, बुखार। और एक होता है DSS, इसे बोलते हैं, डी का मतलब डेंगू, एस का मतलब शोक और एस का मतलब सिंड्रोम। देखो, डेंगू के 3 टाइप्स होते हैं। एक साधारण डेंगू, अभी मैंने बात की थी कि जिसको, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, आपको ऐसे कोई डिटेल में नहीं पूछेगा कि डीएचएफ में क्या होता है, डीएसएस में क्या होता है, साधारण डेंगू, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं अपन। देखना, आपको डीएचएफ का पूरा नाम पूछ सकता है, पूछा भी जाता है। डीएसएस का पूरा नाम पूछ सकता है। डीएसएस का संबंध किस रोग से होता है, तो जिसको पूरा नाम नहीं पता और जिसने पढ़ा नहीं उसके तो फिर क्या समझ में आएगा। आप ही जानते हो कि डीएसएस का पूरा नाम पूछ सकता है या रोग का संबंध पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। और क्लासिकल डेंगू क्या है, देखो, साधारण डेंगू सबसे पहले जैसे ही डेंगू स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के 3 से 5 दिन में, या आप बोल सकते हो 3 से 7 दिन तक, क्योंकि 3 से 10 दिन तक भी इसका संक्रमण काल हो सकता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि 3 से स्टार्ट के लक्षण 3 से 5 दिन में आ जाते हैं। और मैंने आपको साधारण बुखार के लक्षण बोले थे कि स्टार्ट में साधारण जैसे ही बुखार होगा, बुखार के साथ सर दर्द होगा, थोड़ी ठंड लगेगी उसको, और धीरे धीरे मांसपेशियों में या हड्डियों में, हड्डियों की बात करें, हड्डियों और आपके जोड़ों में पेन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक साधारण घर पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर घर पे उस टाइम ध्यान नहीं दिया जाए, जो मैं बता रहा हूं वो तो होता है साधारण, जिसका घर पे इलाज कर सकते हैं। ये तो डेंगू की स्टार्टिंग की स्टेज होती है। उसके बाद अगर अपन इसको सीरियस नहीं ले, ऐसे ही नॉर्मल अपन चलते रहे कि ये तो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर वो आ जाता है डीएचएफ के अंदर, ठीक है। जैसे वो डीएचएफ में आएगा, जहां डीएचएफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है, और जहां डीएचएफ की बात स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हेमरेज की, हेमरेजिक फीवर बोला है, हेमरेज की बात स्टार्ट हो जाती है, तो वो लक्षण तो होंगे ही, साथ में उसके क्या आ जाएगा कि नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके मुंह से या जबड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, या शरीर के अन्य किसी भाग में भी रुधिर का स्राव स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप स्राव को हेमरेज बोलते हैं, और हेमरेज हो रहा है मतलब इसे डेंगू हेमरेजिक क्या बोलते हैं, फीवर भी बोलते हैं, डीएचएफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी कौन सी होती है, सेकंड स्टेप होती है। यहां पर अपने को इलाज करवाना जरूरी होता है। अगर यहां पर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है हेमरेज के कारण, ठीक है। अगर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, फिर वो डीएसएस में कन्वर्ट हो सकता है। वो लक्षण तो रहेंगे ही, डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है, बाद में मल्टीपल और भी लक्षण उसमें जुड़ते जाते हैं। वो लक्षण कौन से होते हैं कि उसमें इतनी भयंकर कमजोरी आ जाती है कि वो खुद के होश है, खुद को होश नहीं रह पाता। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वो बेहोशी की कंडीशन में जाने लगता है। उस टाइम उसमें आप बोल सकते हो पावर इतना कम हो जाएगा, उसका इम्यून पावर कुछ भी बोल सकते हो कि आप उस टाइम वो इतना होश की कंडीशन में नहीं रहेगा और उसमें बेहोशी आना स्टार्ट हो जाएगी, और हो सकता है उस टाइम उसकी क्या हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं। पहला साधारण डेंगू, उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाए तो डीएचएफ हो जाता है, और उससे वो आगे किस में कन्वर्ट हो सकता है, डीएसएस में हो सकता है। खतरनाक कौन से होते हैं, तो खतरनाक ये दोनों होते हैं। इस कंडीशन में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 3 टाइप है, आपको पता है। डेफिनेशन जो आपकी फुल फॉर्म है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसका नाम देके आपको सीधा पूछ सकता है, या ऐसे ही पूछ सकता है कि सिंड्रोम, शोक सिंड्रोम या डीएस डेंगू शोक सिंड्रोम, या कौन सी सबसे खतरनाक अवस्था होती है या भयंकर या प्रारंभिक स्टेज कौन सी होती है, क्लासिकल डेंगू बोल दे, डीएचएफ बोल दे, कैसे भी क्वेश्चन, इतना पता होना चाहिए, तीनों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मान लो किसी को ये हो चुका है तो उसमें फिर हेमरेज क्यों होता है। अभी मैंने आपको बोला था
कि डेंगू जो होता है, डेंगू में कौन सी रुधिर कणिकाएं या कौन सी ब्लड कॉर्पल्स है वो प्रभावित होती है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स जो होती है आपकी वो इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, देखना मैं बात कर रहा हूं प्लेटलेट्स की। डेंगू रोग में अगर कोई डेंगू का रोगी है तो डेंगू के रोगी में प्लेटलेट्स, या तो आप बोल दो प्लेटलेट्स, या इसको बोलते हैं रुधिर बिंबाणु या पट्टिकाणु। ठीक है, रुधिर बिंबाणु या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है कि रुधिर को रोकना, मतलब हेमरेज को रोकना। शरीर के आंतरिक भागों में या शरीर में रुधिर का स्राव होता है उसको रोकने का कार्य कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम होते होते डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम होती है। और अगर ये कम होती होती अगर 40 से 50 हजार, मतलब आप बोल सकते हो यदि ये 40 से 50 हजार के आसपास एक डेंगू के रोगी में हो जाती है, ठीक है, लगभग ये हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का कम हो जाना क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो ये भी एक डेंगू का क्या हो गया, मुख्य लक्षण होता है। तो जिसको डेंगू हो जाता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होना स्टार्ट हो जाती है, और प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, 50,000। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये एक बार आरपीएससी के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट ली गई थी और उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैसे पूछ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का संबंध किस रोग से है, या प्लेटलेट्स का कम हो जाना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डेंगू के रोगी में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी हो सकती है, कितनी हो जाती है। अब इसका क्या इलाज किया जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही प्लेटलेट्स कम होगी तो वो क्या करते हैं, तुरंत किसी डोनर से प्लेटलेट्स, शरीर से प्लेटलेट्स लेंगे और उस रोगी को क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। मतलब इसके उपचार के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या अपनाते हैं, उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है और वो धीरे धीरे उसको कवर करके क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो डेंगू की रोगी, डेंगू 3 टाइप का है। ठीक है, एडीज मच्छर से होता है आपको पता है, और फ्लेवी वायरस इसका वायरस होगा। 3 टाइप होंगे, तीनों टाइप आपको पता है। प्लेटलेट्स इसमें प्रभावित होती है जिनकी संख्या कम हो जाती है, जिसे अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। और जिसको प्लेटलेट्स, जिसको डेंगू हो गया है उसके उपचार के लिए उसको क्या चढ़ाई जाती है, प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट रोग की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं वही पहले रोग लूंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में अपन सभी रोगों को एक साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।